दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में जो है पढ़ेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है ना। आज हम इसके बारे में बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई में जा करके इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे संबंधित जो है परीक्षा में सवाल पूछा जाता है या इसी को डायरेक्ट जो है परीक्षा में पूछ दिया जाता है और कहता है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में इसको समझेंगे ताकि परीक्षा में हम लोग जो है इसे बहुत ही आसानी से लिख सके, जान सके, समझ सके, है ना। तो देखा जाए तो ये आपका है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो है मान लीजिए कि यह कोई एक पारदर्शी सतह है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इस पारदर्शी सतह के ऊपर निर्वात कोई माध्यम है, बिल्कुल निर्वात है, मतलब यहां पर कोई माध्यम नहीं है ना। और हम मान लेते हैं कि यहां पर जो है कोई दूसरा माध्यम जल है या कांच है, कुछ भी है, कुछ भी कोई भी माध्यम हो। तो होता क्या है कि जो है जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात वाले माध्यम से चलकर, है ना, चलकर जैसे ही जल वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको पता होगा कि निर्वात को हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। क्या कहेंगे? विरल माध्यम, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इसे हम लोग जो है अभिलंब कहते हैं। ये आपका विलंब है। अच्छा, हमने आपको बताया निर्वात को हम लोग कहेंगे विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है ना। और इसे हम लोग जल को कहेंगे सघन माध्यम। ठीक, ये चीज हो गया। तो अगर निर्वात के सापेक्ष, अच्छा एक चीज और, जैसे जब प्रकाश की रेज आती है निर्वात माध्यम से चलकर जैसे ही जल के माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। वास्तव में प्रकाश की किरण को ऐसे बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि वह जब जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अच्छा, मैं अगर मान लूं कि विरल माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी v1 है और सघन माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी v2 है, तो मैंने आपको बताया था कि अच्छा, और हम मान लें कि यह पहला माध्यम है और यह दूसरा माध्यम है। अगर मैं मान लूं कि यह वाला पहला मीडियम है, पहला माध्यम है, और मैं इसको मान लूं कि दूसरा माध्यम है, तो हम लोग एक नियम पढ़े थे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है कि देखिए, आप लोग को पता होगा, चूंकि हमने आपको कई बार बताया भी है कि अभिलंब और आपतित किरण, ये बेटा क्या है? ये आपतित किरण है। अभिलंब, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आई कहते हैं और इसका नाम है आपतन कोण। ठीक, ये क्या है? ये अपवर्तित किरण है ये, और ये क्या है? अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण ये और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण को हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं। तो मैंने पढ़ा था, या हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है 1n2। हमने आपको बताया था कि जिस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, मतलब जिस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है उस माध्यम को n से पहले लिखते हैं।
और जिस मीडियम का अपवर्तनांक निकालते हैं उस मीडियम को यन के बाद लिखते हैं। राइट। अच्छा, अब यही आपका हो जाता है क्या, V1 अपान V2। ये V1 क्या है, V1 बेटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, वेलोसिटी पहले मीडियम में, पहले मतलब V1 पहले माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी होती है। V2 क्या है, V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी होती है। हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, ये पहले माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी है, पहले माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी है, पहले माध्यम में प्रकाश की या प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है। ठीक, ये V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश का। अच्छा, आपको ये जानकारी होगा, निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और उसके अलावा निर्वात के अलावा चाहे जो भी मीडियम होता है, चाहे जो भी माध्यम होता है, चाहे जल हो, चाहे कांच हो, चाहे हीरा हो, कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि V1 का मान ज्यादा है V2 से, V1 का मान ज्यादा है V2 से, माने V2 का मान कम होता है, V1 का मान ज्यादा होता है। ये V2 है क्या, V2 जो है दूसरे मीडियम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग है, ये वेग है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, हमने बताया कि यदि अगर इसके पहले हम मान लेते, अगर पहले हम मान लेते बेटा कि यहां पर निर्वात नहीं है बल्कि कोई दूसरा जो है माध्यम है, या मान लेते हैं हवा है, या हवा के अलावा कुछ भी और मान लेते हैं, तब उस दशा में हम लोग जो है इसे कहते कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर, और यही होता है V1 अपान V2। अगर पहला वाला माध्यम निर्वात हो जाए, पहला वाला माध्यम अगर निर्वात हो जाए, तब जो है, तब जब हम दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निकालेंगे तो उसी माध्यम के अपवर्तनांक को, तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर पहला वाला माध्यम निर्वात हो जाए तब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। बेटा उसके लिए शर्त क्या है, शर्त इसके लिए है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए यही शर्त है कि इसका पहला माध्यम बिल्कुल वैक्यूम होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। अगर पहला माध्यम निर्वात हो गया तो जब हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो वह अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो इसकी हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं तो उस अपवर्तनांक को, उस दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लिख दें, जब किसी, यहां लिखते हैं, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात माध्यम के सापेक्ष, निर्वात माध्यम के
सापेक्ष ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं तो उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। राइट, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए ये शर्त है कि इसका पहला माध्यम निर्वात होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो चूंकि ये पहला क्या है, चूंकि हमारा जो पहला माध्यम है वह क्या है, निर्वात है, और दूसरा कोई माध्यम है, चाहे कांच का माध्यम है, चाहे जल का माध्यम है, चाहे यूं कहने की डायमंड का माध्यम है ना। तो ऐसे शर्त में ये हो जाएगा, तब B1 जो है निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी होती है, और फिर दूसरे माध्यम में B2 जो है वह दूसरे माध्यम में V2 जो है दूसरे माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी होती है। हम लोग इसको अब लिख सकते हैं, हो जाएगा निर्वात यन माध्यम बराबर V निर्वात। क्योंकि जो ये V है, यह वेग जो है ये प्रकाश की वेग है, लेकिन यह प्रकाश की वेग निर्वात में है। तो हम लोग इसको लिखेंगे V निर्वात और बटे V माध्यम। ये आपका है। ठीक, अच्छा, इसी को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक बेटा, अब आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, नोट करिए आप पहले। हो गया बेटा, चलें मिटा दें। ओके, देखा जाए। अच्छा, हमने आपको बताया। अच्छा, एक चीज और, निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल n से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल n से प्रदर्शित करते हैं बेटा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नोट में कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल n से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक, तो n बराबर हो गया, अभी हमने आपको बताया कि V निर्वात बटे V माध्यम। अच्छा, आपको पता होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया भी होगा, हम आपको कई बार बताए होंगे कि निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। वैक्यूम में प्रकाश की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तब उस समय प्रकाश की वेलोसिटी को लिखते हैं c से, और फिर भी हमारा जो है माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी हो जाती है। तो अब हम लोग जो है बेटा इसके स्थान पे लिखेंगे c। क्यों बेटा, c जो है
सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी होती है। निर्वात में प्रकाश की या प्रकाश का वेग होता है और उस समय प्रकाश का वेलोसिटी निर्वात में सबसे ज्यादा होता है और उसका मान होता है, मतलब प्रकाश का वेग है, और इस c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, तो अब हम लोग v निर्वात के स्थान पे लिख सकते हैं केवल c। आपका n बराबर हो जाएगा c/v। यही क्या है, यही जो है, यह n क्या है, n आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। c क्या है, c जो है निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी है। v क्या है, v माध्यम में मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी है v। ये आपका n बराबर c/v। और इस पर जो है परीक्षा में सवाल पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसको पहले नोट करिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये आपका हो गया क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये हो गया आपका। ठीक है, तो n बराबर होता है c/v। तो आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। जैसे हो गया ये, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है सवाल, हम आपको बता रहे हैं कैसे। मान लीजिए पूछ लिया कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए और कांच का अपवर्तनांक अगर दिया हो तो हम लोग जो है कांच में प्रकाश की वेलोसिटी को लिख सकते हैं। अगर केवल ऐसे मान लीजिए, ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 n 1.5 है। तो अगर कभी ऐसा सवाल आपको मिल जाए तो ये समझ जाइएगा कि इसका पहला माध्यम निर्वात है। अगर यहाँ पर केवल एक माध्यम की बात करके कोई अगर सवाल मतलब परीक्षा में पूछता है या कहीं पर आपसे पूछता है, अगर केवल एक माध्यम में प्रकाश की वेग की बात करता है, प्रकाश के वेग को बेटा पूछता है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसका पहला वाला माध्यम निर्वात ही है। इसका जो पहला माध्यम क्या है, वह निर्वात है। और आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, ये सवाल है। तो यहां पर हम लोग देखें बेटा हल, हमें कांच में यानी कि हमको Vg का मान प्राप्त करना है। ये G क्या बेटा, ग्लास, मतलब ये Vg शो करता है कांच में प्रकाश की वेलोसिटी, और n का मान दिया गया है। यही n क्या है, यही n निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक, तो n का मान दिया गया है 1.5, ठीक है ना। और हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी c बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए मैंने आपसे बताया कि अगर आपको केवल एक माध्यम की बात करता है किसी सवाल में, तो आप वहां समझ जाइएगा कि वहां पर जो दूसरा माध्यम है वह माध्यम निर्वात है। ठीक, तो हम लोग फिर इस फार्मूले को लगाएंगे। कौन सा, हम लोग जानते हैं कि n बराबर होता है c/v। तब हम लोग इस सूत्र की सहायता से बड़े आसानी से जो है कांच में प्रकाश की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। क्योंकि ये v क्या है, v जो है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। क्योंकि दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, तो दूसरे माध्यम में
दूसरे माध्यम में प्रकाश की मतलब कांच के माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं vg। ठीक, तो चूंकि हमको n का मान पता है, हमें c का मान पता है, तो हम लोग बड़े आसानी से vg का मान प्राप्त कर सकते हैं बेटा। तो हल कर दें, देखा जाए n का मान दिया गया है 1.5, c का मान हमको पता है 3 × 10⁸ और हमें vg का मान प्राप्त करना है। हम लोग चाहे तो यहाँ पर अपने मन से बटा 1 मान सकते हैं। अब हम लोग तिर्यक का करेंगे गुणा, मतलब इसका गुणा vg में होगा इसका, और 1 का गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक ना। तो जब हम लोग vg का गुणा करेंगे 1.5 में तो हो जाएगा 1.5 गुणे vg बराबर, और जब 3 गुणे 10 की 8 घात का गुणा होगा 1 में तो हमको यही प्राप्त होगा, हमको यही मिल जाएगा, हो जाएगा 3 गुणे 10 की 8 घात। यहाँ vg का मान हम लोग निकाल सकते हैं। आपको पता होगा जो चीज यहाँ पर गुणे में होती है, जब हम उसको बराबर के इधर लाएंगे तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है। आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ 1/5। अब हम लोग यहां से दशमलव को हटाएंगे, चूंकि यहां पर एक अंक के बाद दशमलव है तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे ऊपर, 10 से नीचे करेंगे। ये आपका हो जाएगा 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और आपका ये गुणे 10 की 8 घात मीटर। जब हम लोग 1.5 से 10 में बेटा गुणा करेंगे तो हमको केवल मिलेगा 15, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, आपका आ जाएगा vg बराबर 2 गुणे 10 की 8 घात मीटर पर सेकेंड। यह वेलोसिटी, यह प्रकाश की वेलोसिटी है, किसमें, g मतलब कांच में, तो कांच में प्रकाश की वेलोसिटी आ गई क्या, 2 गुणे 10 की 8 घात मीटर पर सेकेंड। ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझ लीजिए और इसका आप अभ्यास करिए। ठीक, अब आप इसको नोट करिए। एक सवाल हम आपको इसमें और बता सकते हैं, फिलहाल हम बताएंगे, लेकिन जब हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ा लेंगे तो आखिरी में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक सवाल और देखा जाए यहीं पर बेटा, हो गया, हो गया, मिटा दें, ओके मिटा देते हैं, मिटा देते हैं बेटा। ये सवाल आपका हो गया। चलिए एक सवाल हम और आपको बताते हैं, वह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, फिलहाल वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम बताएंगे आपसे। सवाल है, दूसरा सवाल है, दूसरा है, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक n बराबर 4/3 है। ठीक है बेटा, तो फिर वही बात है, चूंकि यहां पर केवल एक माध्यम की बात कर रहा है पानी का, दूसरे माध्यम का पता नहीं है, दूसरे माध्यम की कोई बातें नहीं है, तो अगर आपको इस टाइप का कहीं भी सवाल मिल जाए तो आप वहां तुरंत समझ जाइएगा कि इसका दूसरा माध्यम वैक्यूम है, निर्वात है, और उस समय यह n जो है क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसका, जल का। तो हम लोग इस सवाल को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा जाए, हमसे पूछ रहा है बेटा हल, हमसे पूछ रहा है कि VW का मान क्या होगा बेटा। ये W क्या है, वाटर, और ये V क्या है, वेग, मतलब जल में प्रकाश की वेलोसिटी VW है,
और इसी का मान हमसे पूछ रहा है। अच्छा, और n का मान दिया गया है 4/3 दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी c बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम लोग बेटा इसको सॉल्व करें। क्योंकि हमको पता है, हम लोग जानते हैं चूंकि n बराबर होता है c/v। हमें n का मान पता है क्या है, या हम लोग, हाँ चलो यहां से हम लोग अगर देखें तो हम लोग यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम लोग यहां से बेटा तिर्यक का गुणा करेंगे, और ये VW है ना। अच्छा, तो जब हम लोग बेटा तिर्यक का गुणा करेंगे तो n का गुणा हो जाएगा VW में, 1 का गुणा हो जाएगा c में, तो हो जाएगा VW का जब n में करेंगे तो हो जाएगा n × VW बराबर c/c। अच्छा, देखा जाए n का मान दिया गया 4/3। ये हमें VW का मान प्राप्त करना है, और c का मान हमको पता है। c जो है निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां से हम लोग जो है VW का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर। ये 4/3 इसमें क्या है, गुणे में है। जब बराबर के इधर आएगा तो ये गुणे वाली चीज बटे में हो जाएगी। आपका हो जाएगा 4/3, ये 3 जाएगा ऊपर, आपका हो जाएगा 3 × 9 × 10⁸ में 9, भाई 3 × 9, 9 × 10⁸/4। जब हम लोग 9 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, है ना। फिर 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जो है जल में प्रकाश की वेलोसिटी है। तो जल में प्रकाश की वेलोसिटी आ गई क्या, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम जस्ट इसके आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, ओके। देखा जाए, अब इसको हम मिटाएंगे, ठीक, मिटा दें। चलो, अब हमको पढ़ना है कि अपवर्तन ना होने की शर्त, माने ऐसे कौन कौन से शर्त हैं जिस शर्त के अनुसार अपवर्तन नहीं होता है, यानी कि अपवर्तन ना होने का शर्त। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, अपवर्तन ना होने की शर्त। देखा जाए, अपवर्तन ना होने की शर्त। ठीक है, पहला शर्त क्या है, मान लीजिए कि ये कोई पारदर्शी सतह है, और हम मान लेते हैं कि यह जो पारदर्शी सतह है ना, मान लेते हैं कि इसका यह पहला माध्यम है और इसका यह दूसरा माध्यम है। और हम ये भी मान लेते हैं कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, ये हम मान लेते हैं। अच्छा, होता क्या है, ये अभिलंब है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस पारदर्शी सतह पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत ऐसे, मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल के अनुदिश, यानी कि अभिलंब के अनुदिश, या हम यूं कह लें कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है पारदर्शी सतह पर
दो माध्यम वाली पारदर्शी सतह पर अगर लंबवत आपतित होती है तो वह लंबवत ही निकल जाती है बेटा। अब हम कह सकते हैं कि इसी पर हमारा नॉर्मल है, इसी पर हमारा क्या है, अभिलंब भी है, इसी पर हमारा अभिलंब भी है और यही हमारा क्या है, आपतित किरण है। तो जब अभिलंब और आपतित किरण दोनों लंबवत हैं, दोनों 90 अंश के कोण पर आकर के आपतित हो रहे हैं, तो इस कंडीशन पर यहां पर आई का मान हो जाएगा 0 और यहां पर भी जब ये 90 अंश के जब यह 90 अंश पर जो है निकल जा रहा है तो यहां भी r बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखा जाए अगर जो है अगर जहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण अगर दोनों 0 हैं तो वहां पर अपवर्तन का केस नहीं होता है, वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं होती है। कहां पर, जहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण अगर दोनों 0 हो जाए, दोनों अगर 0 हो जाए तो वहां पर अपवर्तन की कोई घटना घटित नहीं होती है। तो ये पहला शर्त है, पहला शर्त हमारा है, पहला शर्त क्या है, पहला शर्त है यदि 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 आपतित किरण दो माध्यमों वाली पारदर्शी सतह पर 90 अंश के कोण पर आती है तो वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं होती है अर्थात हम लोग लिख लें r बराबर 0, नहीं सॉरी आई बराबर कोण आई बराबर 0 और कोण r बराबर 0। ये है अगर ऐसा है जहां पर आपतन कोण का मान 0 हो और अपवर्तन कोण का मान 0 हो तो वहां पर नो रिफ्रैक्शन अर्थात कोई अपवर्तन नहीं। ठीक, ये है। तो अब आप इसको नोट करिए, फिर हम चलेंगे। एक इसका शर्त और है, वह भी हम उसको जानेंगे, लेकिन बेटा इसको आप सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? अच्छा, अब हम दूसरी शर्त की बात करेंगे। यहां पर अब हम अपवर्तन ना हो इसके लिए दूसरा शर्त क्या है, अपवर्तन की घटना ना हो इसके लिए दूसरा शर्त क्या है, वह हम यहां देखेंगे। देखा जाए दूसरा शर्त, अगर मैं मान लूं कि दोनों माध्यमों का, अगर मैं ये मान लूं कि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर है, यदि n1 बराबर n2, ठीक। तो चूंकि हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम से क्या होता है नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है 1n2। ये क्या है,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है ना, ठीक है। और यही बराबर होता है, और चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि 1n2 बराबर होता है n2 अपान n1, ये हम लोग जानते हैं। अगर हम इसके स्थान पे इसको रखें तो क्या होगा, हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा n2 अपान n1। चूंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, है ना, ये आपस में क्या है, बराबर है, n1 बराबर n2, ये इससे कट जाएगा, बचेगा एक, तो हो जाएगा साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, या आई बराबर हो जाएगा आर। ये है क्या, यह जो है अपवर्तन ना हो उसके लिए यह दूसरा शर्त है। आई क्या है, आई आपतन कोण होता है और आर क्या है, आर अपवर्तन कोण है। तो दूसरा शर्त क्या है, यदि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर हो जाए तब वहां पर अपवर्तन की कोई घटना घटित नहीं होती है। यदि दोनों माध्यमों का, दोनों मीडियम का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बराबर हो जाए तो वहां पर अपवर्तनांक की कोई घटना घटित नहीं होती है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दें क्या, अच्छा पहले आप इसको नोट करिए फिर हम लिखते हैं, पहले आप इसको नोट करिए फिर देखते हैं। हो गया, हो गया, अच्छा मिटा दें, ओके। चलिए अब हमको पढ़ना है क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, क्रांतिक कोण। ये हालांकि मैं समझता हूं कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, चूंकि ये कक्षा 11 का चीज है, लेकिन हो सकता है कि कहीं आपसे कोई पूछ ले कि क्रांतिक कोण क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो आप वहां पर जो है बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो मैं आज क्रिटिकल एंगल होता क्या है, क्रांतिक कोण होता क्या है, मैं आपको यहीं पर आज बताऊंगा। ठीक है, तो देखा जाए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण की बात करेंगे और हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, सी आर आई ये CRITICAL, क्रिटिकल एंगल। देखा जाए, देखा जाए, चलिए मान लीजिए, मान लेते हैं कि यह कोई एक पारदर्शी सतह है, ठीक है, और इस पारदर्शी सतह के ऊपर हमारा कांच कोई माध्यम है और इसके नीचे हम मान लेते हैं कि कोई हमारा हवा माध्यम है। और आपको पता है कांच के माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और हवा को हम लोग लिख सकते हैं विरल माध्यम। हम लोग हवा को कह सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम ये है, ये हमारा विरल माध्यम है। देखा जाए ये मान लीजिए आपका कांच का माध्यम है, थोड़ा इसको हम लोग बना लें ताकि यहाँ लगे कि यह कांच का माध्यम है, नहीं तो लगेगा दोनों सेम है ना। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते हैं, क्योंकि हम आपको पहले से बता दिए हैं इसलिए बार बार नहीं बताएंगे कि नॉर्मल मतलब अभिलंब क्या होता है, ठीक है ना, फिर हम आपको समझाएंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। अच्छा, है ना, ये आपका होता है। चलो, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, अच्छा एक चीज और हम मान लें, यहां पर हम मान लेते हैं कि यह इसका दूसरा माध्यम है और ये इसका पहला माध्यम, हम मान लेते हैं कि यह इसका दूसरा माध्यम है और यह इसका पहला माध्यम है। अच्छा देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी सघन माध्यम की अपेक्षा ज्यादा होता है। यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। हम इसको तो हम लोग यहाँ पर देखें, जब कोई प्रकाश की किरण है ना ऐसे आती है, मतलब सघन माध्यम से होकर जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की क्वालिटी होती है। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। जब मैं आपको शुरू में बताया था कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो मैंने उसी में एक लाइन आपको मैंने लिखवाया था कि प्रकाश हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, गति करता है। ठीक, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट हुआ क्या? हुआ ये, यह अभिलंब से दूर हट गई। ठीक, और ये कोण आपका आई है, पता है, इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। मान लेते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा आपतन कोण को और बढ़ा दें तो क्या होता है? ये मान लेते हैं हमने क्या किया, जो है हमने काम एक ये किया कि हमने इस बार आपतन कोण को बढ़ा दिया थोड़ा सा। ये मतलब आई का मान थोड़ा सा बढ़ गया। तो जब आई का मान बढ़ेगा तो ये आर का मान भी बढ़ जाएगा। ये प्रकाश की किरण ऐसे जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो ऐसे चली गई। देखिए, जब आई का मान बढ़ा तो आर का मान भी बढ़ गया। अच्छा, तीसरी बार हमने काम और किया कि हमने तीसरी बार जो है इस आई के मान को और बढ़ा दिया। देखो, ये हमने और यहां पर बढ़ा दिया। तो जब हमने और बढ़ा दिया तो हमने देखा कि अपवर्तित किरण 90 अंश पर चली जाती है। यानी कि आपतन कोण 90 अंश हो जाता है। जब हमने आई का मान और बढ़ाया तो ये अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। माने यह आपतित किरण अभिलंब के सापेक्ष अभिलंब से 90 अंश कोण बना करके निकल गई। या यूं हम कह लें कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 अंश हो जाता है। तब जब हमने आई के मान को और बढ़ाया। देखो, ये देखो, ये हमने यहां पर इसको और बढ़ा दिया। जब हमने इसको और बढ़ाया तो ये हुआ क्या, इस बार जो है अपवर्तित किरण ऐसे निकल गई, ऐसे। ये मतलब 90 अंश का कोण बना दिया। अब देखो, आपतन कोण के माने मतलब क्या हुआ कि सघन माध्यम में मतलब जिस आपतन कोण पर, सघन माध्यम में जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, सघन माध्यम में जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण को लिखते हैं C से। अब I बराबर हो गया C, यानी कि अब हमारा यह हो गया क्रांतिक कोण। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को हम लोग कहेंगे क्या, क्रांतिक कोण। तो हम लोग इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं ना। पहले आप इस फिगर को, या तो हम यहाँ लिख दें इसको, है ना, क्योंकि जगह तो है नहीं।
अगर जगह हो तो हम लिख दें। अच्छा, लिख देते हैं। देखो, लिखेंगे सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, हो गया। अच्छा, इसको अब हम लोग थोड़ा सा मिटा दें। अब अच्छा, देखा जाए। अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमने भी यहाँ पर बनाया था ऐसे ना, ऐसे था, ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ये आपका ऐसे था, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम था। यही हमारा I बराबर C था, और ये जो है ये ऐसे आपका 90 अंश का कोण हो गया था, है ना। तो अब हम निकालेंगे कि सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। हम लोग लिखेंगे सघन माध्यम, ये आपका कांच है, ये आपका हमने बताया था कि हवा था, मान लीजिए। लिखेंगे यदि सघन माध्यम दो हो तथा, मतलब दो तथा विरल माध्यम एक हो, तो सघन माध्यम के सापेक्ष, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक ये हो जाएगा। देखिए 2n1 बराबर साइन I अपान साइन R, ये स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब इसको नोट करिए पहले। हो गया। अच्छा, अगर हम लोग देखें यहां पर, तो ये I का मान C है और R का मान क्या है, 90 अंश है। यहां पर I बराबर C, ये कोण I बराबर कोण C, और यहां पर कोण R बराबर 90 अंश है। अगर हम इस वैल्यू को यहां पर बेटा पुट करें, तो
तो हमें कुछ प्राप्त होता है। तो देखा जाए, हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको 2n1 बराबर हो जा, सॉरी 2n1 मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई, और साइन आई का मान दिया गया है c, और साइन आर का मान दिया गया 90 अंश। और हमको पता है कि साइन 90 अंश का मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। हो जाएगा 2n1 बराबर साइन सी बटा 1, तो 2n1 बराबर हो जाएगा साइन सी, है ना। फिर हम लोग यहाँ अगर देखें, यही 2n1 बराबर होता है ना 1/1n2। ऐसा होता ही नहीं होता है, ऐसा होता है। तो अब हम इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1/1n2 बराबर हो जाएगा साइन सी, या हम इसको यहाँ लिखें या ऐसे लिख दें, इसको हम यहाँ लिखें, है ना, साइन सी बराबर 1n2, या हम कह लें सी बराबर साइन इनवर्स 1/1n2। यही आपका, या हम यूं कह लें यह आपका, या ये और ये, यही क्या है? क्रांति कोण का सूत्र है, क्रांति कोण का फार्मूला है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका ये हो गया। और हम थोड़ा इसमें और भी देखेंगे कि जो है अलग अलग रंग वाली प्रकाश का, क्योंकि आपको पता है कि सफेद प्रकाश में सब जो है, मतलब सफेद वाले, जब कोई प्रकाश की रेज आती है बेटा, उसमें कई रंग के प्रकाश होते हैं। हम लोग जानते हैं कि उसमें जो है 7 रंग के प्रकाश होते हैं, यानी कि 7 रंगों वाली प्रकाश होती है। और उनका और प्रत्येक रंग वाली प्रकाश का जो है क्रांति कोण अलग अलग होता है। इसको हम लोग जो है फिलहाल अब इस वीडियो में नहीं, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे और चलेंगे, है ना। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम बेहतर तरीके से और हम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, कक्षा 11 का, कक्षा 12 का, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन बेटा इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और यहाँ तक कि मैं कक्षा 9 से 12 तक ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी का, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। तो आज हम इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद।